वॉर रूम जियो न्यूज से आपको पाक भारत हर लम्हा बदलती सूरत हाल से मुतालिक अपडेट दे रहा है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला आदिल अल जुबैर भी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पहुंचे, इस पर भी बात करेंगे। हमें पैनल में सीनियर सहाफी तजियाकारों ने ज्वाइन किया हुआ है। शहजाद इकबाल, हामिद मीर साहब, शाहजेब खानजादा, रीमा उमर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। रीमा, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी थैंक यू। बीच में कट गई बात। मैं कहना चाह रही थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया या आपका जो टीवी मीडिया है उसके और सोशल मीडिया पे जो आवाजें एम्पलीफाई होती हैं उसकी बेसिस पे हम एक इतनी बड़ी आबादी जिसमें इतने मुख्तलिफ तरह के लोग बसते हैं उनके बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं या वो पूरा सोशल फैक्ट कहते हैं। वो तब्दील हो गया है। शायद एक राइट विंग शिफ्ट आया है, कुछ इलाकों में ज्यादा आया है। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जो है इंडिया में उसमें ज्यादा आया है, लेकिन क्या वो पूरे भारत में आया है? इस पे भी सवाल है। अयोध्या जो है वहां पे मोदी इलेक्शन हारे डिस्पाइट ओवरवेलमिंग वहां पे प्रोपेगेंडा किया गया, एंटी मुस्लिम वहां पे कैंपेनिंग की गई, लेकिन फिर भी इलेक्शन हारे। तो भारत में जब हम इलेक्शंस को भी समझते हैं उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। तो मोदी का जीतना ये नहीं दिखाता कि मेजॉरिटी इंडियन अवाम पाकिस्तान से नफरत करते हैं या मुसलमानों से नफरत करते हैं। वहां पे बहुत से फैक्टर्स हैं। आप देखिए कंस्टिट्यूंसी वाइज जहां पे बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान स्लोगनेयरिंग कैंपेनिंग होती है वहां पे बीजेपी हार जाती है, जहां पे नहीं होती वहां पे जीत जाती है। वहां पे मुख्तलिफ स्टेट्स के मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, वहां पे मुख्तलिफ वजूहात पे इलेक्शन लड़ा जाता है। ये पहली बात। दूसरी, अगेन मेरी नजर में ये जरूरी है इसलिए बात करनी क्योंकि हम दो नेबरिंग मुमालिक हैं। हमारी एक बहुत लंबी तारीख है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आई हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी आया है, लेकिन एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट का टाइम भी आया है। अगर हम ये उम्मीद ही हार जाएंगे कि अब सोशल इंजीनियरिंग हो चुकी है, ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, अब इट्स टू लेट, तो मेरा ख्याल है ये तासुर सही नहीं जाता। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए और देखना चाहिए ऐसी आवाजें जो अब भी वहां हैं उनके साथ इंगेज करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है दूसरा रास्ता बहुत खौफनाक है कि हम ये समझने लग जाएं कि इतना बड़ा मुल्क जो हमारा नेबरिंग मुल्क है, जिसके साथ हमारी इतनी ज्यादा कल्चरल हिस्टोरिकल टाइज हैं, पर्सनल टाइज हैं, उनके साथ अब हम एक दोस्ती का रिश्ता नहीं रख सकते। सो वैसे जंगी बात जब माहौल होता है उसमें हर तरफ से आपको ज्यादा हॉकिश आवाजें ज्यादा सुनने में आती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आई वुड से कि हमें देखना चाहिए इस पे, उसे गौर करना चाहिए। अगेन इतनी बड़ी आबादी है, हम इतने हतमी तौर पे नहीं कह सकते कुछ भी कि वहां पे पूरा सोशल फैब्रिक जो है वो तब्दील हो गया। ये मेरी राय है। ऑफ कोर्स हर एक अपने इंटरेक्शंस होते हैं, उनकी मुख्तलिफ राय हो सकती है। बिल्कुल। शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, अच्छा, एक तो ये तो मैंने कहीं अपनी बात में नहीं कहा कि वहां पे अगर 1.5 अरब लोग हैं तो सारे पाकिस्तान से नफरत करते हैं या हिंदुओं से नफरत करते या मुसलमानों से नफरत करते हैं। लेकिन ये बात सेफली की जा सकती है, जिसकी मैंने मिसाल भी दी कि 90 में हम क्या बात करते थे, क्रिकेट की मिसाल देकर। ये हम मोहतात होकर भी कह सकते हैं कि उनका सोशल फैब्रिक चेंज हुआ है, राइट विंग ज्यादा हुआ है, राइट विंग सपोर्ट ज्यादा हुआ है और पाकिस्तान से नफरत बढ़ी है। ये कह सकते हैं। गेज करने का तरीका तो किसी के पास भी नहीं ना। लेकिन अगर आप ये कहें कि वहां का जो लेगेसी मीडिया है वो भी बेसिस नहीं है, आप ये कहें वहां का डिजिटल मीडिया वो भी बेसिस नहीं है, बीजेपी का 3 बार जीतना जो कि एक एंटी पाकिस्तान जमात के तौर पे तस्वुर की जाती है वो भी बेसिस नहीं है, वहां पे इलेक्शन में हर मुहिम में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो वो एंटी पाकिस्तान के नाम पे वोट लेती है, वो भी बेसिस नहीं है। तो फिर हमारे पास और कौन से बेसिस है जिसमें हम ये तायुन करें कि नहीं मेजॉरिटी अवाम पाकिस्तान के हक में है और अमन चाहती है या माइनॉरिटी चाहती है? कोई बेसिस होंगे ना इसके। मैंने तो आपको बताया कि जो हमें नजर आता है, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर मैं चलो कितने लोगों से कांटेक्ट में होऊंगा, मेरे 10 इंडियन दोस्त होंगे, 12 इंडियन होंगे, इससे ज्यादा होंगे, लेकिन उस पर तो मैं नहीं बना सकता ना कि अगर वो मेरे साथ बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात करते हैं, तो 1.5 अरब आबादी ऐसी होगी। प्राइम फिसाई हमारे पास क्या है? बाजार हमें यही नजर आता है ना। बॉलीवुड देख ले वहां का। हमारे यहाँ अभी फवाद खान साहब ने फिल्म की, किसी एक पाकिस्तानी ने ये नहीं कहा कि क्यों तुमने इंडियन फिल्म की, एक्सेप्ट किया सबने, सब खुश हुए। वहां पे ये नफरत, इस वॉर जो मॉन्गरिंग शुरू हुई उससे पहले नहीं शुरू हो चुकी थी कि फवाद ने कैसे फिल्म की? तो आप एक तो हम तादाद में तो नहीं गिन सकते, या तो कोई सर्वे हो हमें बताया जाए कि कितने अमन लोग हैं, कितने नहीं है, कितने पाकिस्तान से नफरत करते हैं। लेकिन एक तो नंबर ऑफ पीपल की बात है, दूसरा जो इन्फ्लुएंशियल तबका है वहां की फौज इस वक्त देख लें, वहां की लीडरशिप इस वक्त देख लें, वहां का बॉलीवुड इस वक्त देख लें, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं और वहां पे आपको बाय एंड लार्ज एंटी पाकिस्तान आवाजें सुनाई देती हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी लीडरशिप जो है वो अपने मुल्क को, इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। अगर पाकिस्तान में
क्यों नहीं हमारा ये माहौल बन रहा? क्यों आपका डीजीआई एसपीआर आपका वजीर आजम कहता है कि हमें जंग में नहीं जाना? क्योंकि यहाँ की मेजॉरिटी अवाम नहीं चाहती कि जंग में जाए। अगर आप किसी से भी पूछे वो ये कहेंगे हम जंग में नहीं जाना चाहते। शायद साजिद ने कल एक सर्वे का भी जिक्र किया था कि 74% लोग जो है अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं इंडिया से। तो वहां पे हमें जो चीजें, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। देयर इज नो सर्वे जिससे हम साइंटिफिक तरीके से गेज कर सके, बट वहां का लेगेसी मीडिया, वहां का डिजिटल मीडिया, वहां का बॉलीवुड, वहां की लीडरशिप, वहां की अफवाज हमें यही बताती है कि वहां पे एक शिफ्ट आया है। अगेन आई से 1.5 अरब लोग दुश्मन नहीं हो सकते पाकिस्तान के, लेकिन सिर्फ ये कहना कि नहीं इतनी बड़ी आबादी है तो वो सब इतने खिलाफ, मेजॉरिटी खिलाफ नहीं हो सकते, ये कोई बेसिस नहीं है ना। कोई या तो कोई साइंटिफिक बेसिस हो हमारे पास। सही। मीर साहब जो शहजाद बात करें ब्रीफली, बिल्कुल जी जी रीमा जी, नहीं बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने भी कहा हमारे पास कोई गेज नहीं है मेजर करने का, तो मैं मोहतात तरीके से इसको अप्रोच करती हूँ कि मैं कोई ऐसी असर्शन ना करूँ, स्वीपिंग असर्शन, कि अब भारत में जो है वो जहन साजी इस हद तक हो चुकी है कि पूरा सोशल फैब्रिक तब्दील हो गया है। और जो आपने मिसालें दी, मैं उन सब में प्रॉब्लम्स गिनवा सकती हूँ क्योंकि वो गेज क्यों नहीं हो सकता, राइट? कि मेन स्ट्रीम मीडिया गेज क्यों नहीं हो सकता, सोशल मीडिया गेज क्यों नहीं हो सकता। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं वहां पे एंटी पाकिस्तान वोट से मोदी जीतता है या बीजेपी जीतती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। मेरी रीडिंग वहां के इलेक्शंस की मुख्तलिफ है। वहां पे बहुत लोकल कंडीशंस होती हैं जिसकी बेसिस पे जो मेरी समझ है वहां पे बीजेपी और एक ऑफ कोर्स राइट विंग शिफ्ट होना, इसका मतलब है एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान से नफरत, वो भी मेरा ख्याल है मुख्तलिफ चीज है। राइट विंग शिफ्ट आया है, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट में। और जो शहजाद की बात करें, मैं सिर्फ इलेक्शन जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वहां पे हर इलेक्शन मुहिम में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके जो नैरेटिव होते हैं इलेक्शंस में, जो बयानिया होता है, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बात एक लाजमी चीज लगती है कि उसके बगैर इलेक्शन लड़ा नहीं जाता। तो चाहे कांग्रेस एक प्रोग्रेसिव पार्टी हो रिलेटिवली, लेकिन वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करके वोट मांगने की कोशिश करती है। तो वहां पे ये कल्चर है, पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए ये सेफली कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ज्यादा लोग हैं जो भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और भारत में हमसे ज्यादा लोग होंगे परसेंटेज वाइज भी जो शायद चाहते हैं कि पाकिस्तान में ना हो। और ये मेरे ख्याल से उनकी लीडरशिप ने ये काम किया है। हम वापस आते हैं। एक्चुअली इस वक्त एक अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इसहाक डार साहब से उनकी मुलाकात हो रही है, मजीद मुलाकातें होंगी। तो मीर साहब, जो हम मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के किरदार के हवाले से बात कर रहे थे पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए, तो हम देखते हैं कि ईरानी वजीर खारिजा भी जाएंगे अब सऊदी अरब। फिर 48 घंटे में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की नेटली बेकर से दूसरी मुलाकात हुई है। तो इन तमाम मुलाकातों को कनेक्ट करें, और ये भी कहा जा रहा है कि कोई डी-एस्केलेशन का प्रपोजल लेकर आए हैं सऊदी वजीर। तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? ये कल मैंने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की थी आप लोगों के साथ। देखें, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि हम तो पहले दिन से ही ये चाह रहे थे कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ है इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, बल्कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन पे भी पाकिस्तान तैयार था कि वो इंडिया जो है वो अपनी मर्जी के इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनसे करवा ले इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इंडिया ने वो बात नहीं मानी, और फिर अब उसके बाद फिर इंडिया जो है उसने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि पहले तो इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पे नहीं माना, फिर उसने हमला कर दिया है। अब हमले के बाद जो है वो मजीद जो है वो ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की तरफ भेज रहा है। तो हम कितना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें? हमने काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर लिया है। अब जो उसमें ये जो उनके स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स आए हैं आदिल अल जबीर साहब, इससे पहले जो है उनके जो फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं प्रिंस फरहान जो है वो पहले कर चुके हैं कोशिश। फैसल बिन फरहान कोशिश कर चुके हैं, 8-10 दिन पहले उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। तो ये फॉलोअप में अब आदिल अल जबीर साहब पहले दिल्ली गए, फिर वो अब इस्लामाबाद आए हैं। तो ये सिर्फ अकेले जो हैं वो इस एफर्ट में शामिल नहीं है, उनकी इस एफर्ट में और भी जो 2-3 पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुश्तरका दोस्त हैं, ममालिक हैं, हुकूमतें हैं, वो इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो अभी वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, वो यही है कि प्रॉब्लम हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है कि हिंदुस्तान जो है जी वो ये कह रहा है कि जनाब हमने जो करना था वो कर लिया। अब पाकिस्तान जो है वो जो मुतालबा कर रहा है, ना तो हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रिस्टोर करेंगे और ना ही हम पाकिस्तान के साथ कंपोजिट डायलॉग शुरू करेंगे। तो ये जो अब कोशिश की जा रही है
सऊदी अरब की तरफ से और कुछ और ममालिक की तरफ से कोशिश का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जी सिर्फ सीज फायर करवा दिए। सीज फायर तो पहले भी कई दफा हुआ है, लेकिन मसला हल नहीं ना होता। जिस तरह के कल भी बात हो रही थी कि फिर 2 साल बाद 3 साल बाद फिर इंडिया जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देगा, फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर देगा। 2019 में भी की, बालाकोट पे हमला कर दिया और फिर पाकिस्तान के कई शहरों पे हमला कर दिया। तो इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए और इसके लिए हमने भी बार बार एक प्रपोजल डिस्कस किया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी सऊदी अरब के जरिए, अमेरिका के जरिए, ईरान के जरिए, कतर के जरिए 3-4 सोर्सेज से इंडिया को ये मैसेज कन्वे किया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि मामला ठीक हो जाए तो पहले आप जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का जो आपका ऐलान है उसको वापस लें। वो वापस लेने पे तैयार नहीं है और जो उनका जो मीडिया है जिसने रात को कराची भी फतह कर लिया, लाहौर को भी अटैक करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उनकी हुकूमत की मर्जी शामिल है। और मैं बेनजीर शाह साहबा से इत्तेफाक करता हूं कि प्रिंट मीडिया जो है वो उनका ज्यादा मैच्योर है और जो उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ज्यादातर हुकूमत की तर्जुमानी करता है। और उसकी एक और मिसाल मैं दूंगा, बार बार अपनी मिसाल दे रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में मैं शहजाद इकबाल साहब को बता रहा था कि अभी लास्ट वीक तक मैं इंडिया के एक बहुत बड़े अखबार के लिए वीकली कॉलम लिख रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि वी आर वेरी सॉरी, हम पे प्रेशर आ गया, हम आपका कॉलम नहीं छापना चाहते। मैंने कहा जी बताएं कि मैंने क्या गलती की। उन्होंने कहा आपने कुछ भी नहीं किया, बस आप पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पाकिस्तानी हैं। तो ये एक मसला है। तो ये इंडिया का, अब आपने अर्नब को भी 1 करोड़ रुपए का वो दावा कर दिया। शाहजेब आपकी तरफ आएंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला आदिल अल जुबैर का ये दौरा कितनी अहमियत हासिल कर सकता है? और जो मीर साहब बात करें, क्या कुछ ऐसा होगा, कभी भारत चाहेगा कि मामलात हल हो, मामलात सीज फायर से परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाए? देखिए, पाकिस्तान ने तो 2019 में भी कोशिश की थी। जब उन्होंने पहले पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, फिर हमने उनका पायलट मार गिराया, तो हमारे वजीर आजम उस वक्त इमरान खान थे। उन्होंने ये नहीं कहा था अब नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई अब आप हमला करेंगे, फिर हम करेंगे, फिर आप करेंगे, फिर हम करेंगे, ये रुकेगा कहां? कभी आप कामयाब होंगे, कभी हम, ये कहां जाएगा? न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगा, कहां जाएगा? ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा और कहां जाएगा? उन्होंने भी उस वक्त कहा था डायलॉग का ही मौका है, तो आज भी डायलॉग का ही मौका है। पाकिस्तान तो मुसलसल कहता आया है। देखिए 2000, क्योंकि भारतीय मीडिया की बात हो रही है, राहुल कंवल वहां के जर्नलिस्ट हैं, 2016 में हमारे प्रोग्राम में थे और हमने उनसे उस वक्त कहा था कि आप जो नफरत के बीज बो रहे हैं अपनी सोसाइटी में, बाद में इस नैरेटिव के आप लोग गुलाम बन जाएंगे। आपकी ऑडियंस को जब आप इतने हाई लेवल पर जाके झूठ दे रहे होंगे तो फिर वो झूठी के आदी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा था नहीं, हम तो वो बोलते हैं जो ऑडियंस सुनना चाहते हैं। हालांकि मीडिया के काम नहीं है कि जो ऑडियंस सुनना चाहते हैं आप वो बोलें, आपका काम है कि आप सच बोलें। जो बात रीमा कर रही है और जो बात शहजाद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है दरमियान का मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। मुझे लगता है दोनों ही मुझसे डिसएग्री करेंगे। अच्छा है, वैसे भी एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं, फिर मुझसे डिसएग्री। मेरा ख्याल है कि एक पार्टी जो 80 की दहाई में 2 सीटें ले रही थी, बीजेपी, वो अगर मेजॉरिटी लेती है और उसके बाद ज़ाहिर तो 400 सीटों का दावा किया था वो नहीं ले सकी, और इतना एक भारत जो सेक्युलर इंडिया होने पर एक फख्र महसूस करता था और पाकिस्तान को ताना देता था कि आप फंडामेंटलिस्ट हैं, वो अगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे इतना ज्यादा आगे शिफ्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंज आया है। आप मीडिया को नहीं देखते, उनके सोशल मीडिया को नहीं देखते, उनकी बॉलीवुड की फिल्मों को नहीं देखते, तो उनके वोटर सपोर्टर को तो आप देखेंगे कि दो सीटें लेने वाली 80 की दहाई में पार्टी अगर अब मेजॉरिटी लेने में कामयाब हो गई पिछले इलेक्शन में और इस दफा 400 का नारा लगाया, अगर नहीं ले सकी, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो सेक्युलर पर फख्र करने वाली सोसाइटी में तब्दीली आई है। और जाहिर है वो पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगा के नहीं आई है, ये रीमा ठीक कह रही हैं। उन्होंने पहले जो नारे लगाए और जिस किस्म की नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज थी, जो कुछ गुजरात में हुआ, उसके बाद इंडिया जैसी अवाम ने उनको वजीर आजम बनाया, फिर दोबारा इलेक्ट किया, तो और फिर उन्होंने जाहिर है उसमें फिर एंटी पाकिस्तान नारा भी शामिल कर दिया। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जब आप अपनी अवाम को ऐसी खबरों के और ऐसे नैरेटिव का आदी बनाते हैं जिसमें उनको पे नफरत दें आप, तो फिर उनकी फिर वो एपिटाइट जो है वो नफरत की पैदा हो जाती है। फिर आपको और नफरत का बयानिया बनाना पड़ता है, फिर आपको और ज्यादा नफरत का बयानिया बनाना पड़ता है। आपके लिए अमन की बात करना मुश्किल हो जाता है, आपकी फिर सोसाइटी वैसी होने शुरू हो जाती है, आपका मीडिया, सोशल मीडिया, आपकी बॉलीवुड की फिल्में, आपके ड्रामे सब वैसे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वजीर आजम
आजम मोदी ने किया ना। जो पिछला इलेक्शन है, ये बात ठीक है कि वो उन्होंने नारे जरूर पाकिस्तान मुखालिफ लगाए हैं, मगर वो जो 400 नहीं पार कर पाए या सिंपल मेजोरिटी नहीं ले पाए, उसकी वजह इकोनॉमिक रीजंस भी थे कि वो जो इकोनॉमिक सक्सेस का दावा कर रहे थे, राहुल गांधी ने और उनके अलाइज ने बहुत सक्सेसफुली उसको एक्सपोज किया कि मोदी दावा तो करते हैं कि उन्होंने इंडिया को बहुत तरक्की दे दी है, मगर जो इलीट इंडिया है, जो टॉप 2-3% का इंडिया है, वो अमीर से अमीरतर हो गया है, मगर इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा है और इंडिया में लोगों के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। और ये नैरेटिव बिका मुकाबला इसके कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का नैरेटिव बेचते, फिर उसमें पाकिस्तान मुखालिफ का और मसाला डालते और फिर इकोनॉमिक सक्सेस दिखाते। तो सोसाइटी ने बिल्कुल पीछे गई है वहां की, और हम जाहिर है कोई जो माजी में है जिसका ताना हमें पड़ता था इंडिया की तरफ से, हम कम से कम अब क्लेम कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा बेहतर हुए और हमें और ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है। मगर इंडिया में ये बात जरूर है, और मैं यही कहना चाहूंगा, जब आप झूठ बोलना फिर शुरू करते हैं, यही अर्नब गोस्वामी है जिन्होंने पिछले दिनों ये दावा कर दिया था कि काबुल में सेरेना होटल के 5वें फ्लोर में आईएसआई बैठ के प्लानिंग कर रही है हमले की, इस किस्म का कोई दावा कर दिया। हालांकि काबुल में सेरेना होटल के 2 ही फ्लोर्स हैं। तो जब आप झूठ बोलना शुरू करते हैं तो फिर ऐसे ही बोलते हैं। अब आपने हामिद मीर साहब के लिए दावा कर दिया, और हामिद मीर साहब के बारे में आपने दावा कर दिया, मेरा ख्याल है फिर गलत इंफॉर्मेशन है। उन्हें पता होना चाहिए कि हामिद साहब के नाम के आखिर में मीर आता है, शुरू में नहीं आता। अच्छा, ये अब बड़ी जाहिर है संजीदा गुफ्तगू चल रही है। शहजाद, मैं आपकी तरफ आऊंगी फॉर अ चेंज ऑन अ लाइटर नोट। मैं आपका कमेंट भी लूंगी, लेकिन आप ये भी ऐड कर दीजिएगा। हमें पता चला इस ट्रांसमिशन के आगाज में जब हम बैठे तो मीर साहब ने हमें बताया कि आपने थोड़ा परेशान हो कि क्या बात हुई, क्या सवाल पूछा आपने मीर साहब से, ये भी बताइएगा। बताओ भाई, मुझसे पूछे। अच्छा, हमजा ये डरा हुआ है शहजाद, आप बता दें आप फायर नहीं कर सकते किसी को। मैंने मीर साहब को वो पहले क्लिप भेजा और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मीर साहब खैरियत तो है, एक साथ आपने 3 बंदे फारिग कर दिए, क्या हो रहा है ये? तो उस पर मीर साहब ने फिर जो कहा वो तो क्या बताया इसको। और जो आप बात करना चाह रहे थे वो भी मैं जब बात ये करना चाहता था, मेरे पास अब ये सर्वे है, पीयू का सर्वे 2016 का है, 2016 24 सितंबर, यानी कि आज से तकरीबन 9 साल पहले ना उस वक्त पुलवामा हुआ ना पहलगाम हुआ। ये सर्वे कहता है कि 73% ऑफ पीपल रिस्पॉन्डेड appear to have uniformly negative view about Pakistan and around 55% of people had very unfavorable view about Pakistan। तो ये 2000 करें 73% लोग पाकिस्तान के खिलाफ थे उनका व्यू, और बहुत ज्यादा जो खिलाफ थे उनका फीसद था 55%। तो आप देख लें 2016 के बाद मोदी को 2 टर्म और मिले हैं, वहां पर पुलवामा जैसा वाकया हुआ, बातचीत के दरवाजे टोटल उनकी तरफ से बंद हो गए। वो कहते हैं कि नहीं, दहशतगर्दी के हवाले से बात नहीं होगी। उसके बाद से कोई दर्जनों बॉलीवुड फिल्में बन चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये तो सेफली कहा जा सकता है ना कि 2016 में अगर 73% लोग कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, या ये फिगर 73% ही होगा या उससे ज्यादा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद से उनके माशरे में हमें कोई बेहतरी नजर आई है, कोई ऐसे सिग्नल या कोई ऐसी हमें एविडेंस तो नहीं मिलता उसका। ठीक है, रीमा कुछ कहना चाह रही थी। रीमा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, मेरा ख्याल है मैं डिफरेंशिएट करूंगी एक राइट विंग टर्न में, एक एंटी मुस्लिम टर्न में, और एक जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी उसमें, और एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत में। ये बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। मेरे पास और भी बहुत ज्यादा, आप उनकी अदालतों की जजमेंट्स देख लें, बहुत से और फैक्टर्स हैं। उसमें ऐसा लगता है कि भारत में एक रिविजन ऑफ हिस्ट्री हो रही है। उसमें बहुत ज्यादा एक हिंदू डोमिनेंस, मेजॉरिटेरियनिज्म को हर लेवल पे जो है उसको एक उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, और ये आपको हर लेवल पे नजर आता है। तो इसमें मैं लेकिन और एक पाकिस्तानियों से नफरत में डिफरेंशिएट करूंगी। भारत में बहुत अरसे से पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानियों में एक तफरीक करते हैं। जो सर्वेज भी हैं इसमें आप अगर इनको डिटेल में देखें, सवालात देखें, और भी बहुत ज्यादा हैं। भारत में जो अवाम है वो पाकिस्तानियों में और पाकिस्तानी रियासत, खासतौर पाकिस्तानी फौज, उसमें एक डिफरेंस करती है। तो ये कहना कि रियासत से उनको नफरत है या रियासत पे वो बहुत सिनिकल एक व्यू रखते हैं बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री जो हमारी है दोनों ममालिक के बीच, और पाकिस्तानियों में मैं उसमें तफरीक करूंगी। ज्यादा मेरे लिए अहम बात यह है कि हमारा मकसद क्या है। जब हम इस तरह की बात करते हैं उसका मकसद क्या होता है। मैं चाहूंगी कि हम जो लोग अमन की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, उनको ज्यादा एम्पलीफाई करें, क्योंकि वो आवाजें दब जाती हैं। उनके नंबर्स क्या है आई डोंट नो,
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो नंबर्स इतने बड़े मुल्क में। तो जब हम ये बात करते हैं कि सोशल फैब्रिक अब एंटी पाकिस्तानी हो गया है, मुझे लगता है ये इसका कोई फायदा नहीं है, ना ही ये हम प्रूव कर सकते हैं, ना ही इसका कोई फायदा है। बेहतर है, क्योंकि हमने आगे अगर पीस की तरफ बढ़ना है तो वो नफरत की बुनियाद पे तो नहीं बन सकता। तो जो आवाजें इस तरह की हैं, जो डिसेंटिंग आवाजें हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो रही है मोदी की भी, हिंदुत्व की भी, उसको एम्पलीफाई किया जाए, वो शायद हमें एक बेहतर रास्ता दिखा सकता है एज अपोज टू दोज वॉइसेस जो पाकिस्तान नफरत दिखाती है। अगर हमने ये बिलीव कर लिया है कि सोशल फैब्रिक इस हद तक तब्दील हो गया है कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, तो फिर आगे जो रास्ता है पीस का वो क्या होगा? क्या इसको हम रिवर्स किस तरह कर सकते हैं? फिर हमें उस पर सोचना चाहिए शायद, क्योंकि अगर इतनी नफरत है लोगों के बीच में तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे भी बढ़ना। एक आखिरी बात, जब क्योंकि हम बॉलीवुड की कर रहे थे, मैं पाकिस्तानी फिल्में ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। फ्रैंकली अभी भी जो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत फिल्में बनती हैं उसमें जिस तरह भारत के ऊपर बात होती है वो भी बहुत तशवीशनाक है। मैं नहीं चाहूंगी कि वहां पे लोग पाकिस्तानियों के बारे में ओपिनियन कायम करें इन फिल्मों को देख के। तो और पहले भी जो बनती आ रही थी, मतलब उसमें एक बहुत एंटी हिंदू, एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाया जाता है। तो आई वुडंट से कि सिर्फ इसको देख के हम ये बात करें। बाय द वे, सलमान खान की एक फिल्म आई थी टाइगर 3, आप वो भी देखिए, उसमें पाकिस्तान कुछ साल पहले ही उसमें पाकिस्तानियों के बारे में किस तरह का जिक्र था, वो भी मोदी के रिजीम में ही आई थी। उसने भी ज्यादा अच्छा बिजनेस किया था उन फिल्मों से। आप ऐड ऑन करते हैं, और सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला खारजा जो है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या मामला सीज फायर से परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं? सऊदी ये रोल प्ले कर सकता है? अच्छा मुबशर, मेरे ख्याल से दुनिया के लिए जो एक बहुत परेशानी की बात होनी चाहिए वो ये कि अमेरिका का इस वक्त ये जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा। और ये इसलिए परेशानी की बात होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका को एक पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड समझा जाता था कि ये आके मीडिएशन करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और डी एस्केलेशन करेंगे। और माजी में हमारे पास बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। कारगिल है, 2019 में जो माइक पॉम्पेयो की किताब है उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन अभी जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, अच्छा आप देख रहे हैं कि एक डिफ्रेंसिएशन है। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से डी एस्केलेशन की बात की जा रही है, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा तो नन ऑफ आवर बिजनेस, इनका मसला है ये खुद ही हल कर देंगे। बल्कि ट्रंप जो है वो तो कई बार ये भी कह चुके हैं कि मुझे कोई शौक भी नहीं है कि मैं दुनिया का पुलिसमैन बन के बना फिरूं। और जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इस वक्त क्योंकि ट्रंप सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं और उनको इस वक्त कश्मीर में अपना कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं है, कोई इमेज के लिए बेहतरी का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए भी, और फिर वो डिस्ट्रैक्टेड भी है यूक्रेन में जो हो रहा है, गाजा में जो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ही ठीक है, गल्फ कंट्रीज जो है, चाइना है, माजी में भी उनका रोल रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के भी, वो कहते हैं कि जिस किस्म की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, जहां पे वो रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं कि बॉर्डर के इस तरफ क्या एक्टिविटी हो रही है, इस तरफ क्या हो रही है, और जिस किस्म का इन्फ्लुएंस दोनों ममालिक पे अमेरिका के पास है, इस तरह का इन्फ्लुएंस इस वक्त किसी और के पास नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि अमेरिका का रोल बहुत मेरे ख्याल से अहम है डी एस्केलेशन। अब देखना पड़ेगा कि ये जो बाकी ममालिक हैं इनका क्या रोल होता है और ये किस तरह डी एस्केलेशन की तरफ जाते हैं। एक आखिरी चीज मुबशर, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी, मेरे ख्याल से एक मेरी ये रीडिंग है कि एक खौफ भी है और एक खौफ की फिजा भी है इस वक्त भारत में, जिसमें आप अगर अमन की बात भी करना चाहें तो आप खुल के नहीं कर सकते। अब आप देख लें वो हिमांशी जिनके शोहर को मारा गया पहलगाम में, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने अमन की बात की। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहती कश्मीरियों को और मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। उनके साथ क्या हुआ? कई दिनों से सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हटी अपने बयान से, वो वही खड़ी हैं अपने बयान से, उन्होंने वापस नहीं लिया। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता सकती हूँ, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा दोस्तियां ही इंडियन से होती हैं, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, मुझे कोई दिल्ली से मिलता है तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। हमारे में बहुत कॉमनैलिटीज होती हैं, बहुत सी बॉलीवुड की मूवियां हम डिस्कस करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा डिस्कस करते हैं। तो बहुत जो रीमा बात कर रही है मेरे ख्याल से 100% दुरुस्त है कि ये जो अमन की आवाजें हैं इनको एम्पलीफाई करने की जरूरत है, इधर भी और उधर भी।
अब हम की जो आवाज उठा रहे हैं मीर साहब, खास तौर पर कल रात के बाद जो इंडियन मीडिया पर हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया गया, इंडिया में अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि हमारा मीडिया झूठ फीड कर रहा है, झूठ बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। अपने तजुर्बे के मुताबिक आप हमें बताइए कि हालात किस तरफ जाएंगे विद इन इंडिया और उसका कोई हल निकल सकता है उसके बाद? देखिए, जो कल रात को इंडियन मीडिया पे जो दावे किए जा रहे थे ना, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने कुछ कुलीग से कहा यार आप उनके क्लिप तो निकाल के रखे ना, ताकि कल परसों तरसों जब भी है तो हम वो सबूत के तौर पे पेश तो करें ना। वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे जी कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के नक्शे से खत्म होने वाला है, और जी टीवी के एक बहुत नामी ग्रामी एंकर जो हैं उन्होंने मुबारकबाद दी अपने जो शो पे जो लोग बैठे हुए थे उनको, कह रहे थे जी कि आपको मुबारक हो कि कल जब सुबह होगी तो ये पाकिस्तान जो है इसकी सीमा जो है ये खत्म हो चुकी होगी, यानी इसका बॉर्डर खत्म हो चुका होगा, और जो हमारा अखंड भारत का ख्वाब है, अखंड भारत का ख्वाब, इसके पूरे होने का अमल शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब एक ने पूछा भाई वो फिर अखंड भारत क्या वो बलोचिस्तान भी उसमें शामिल हो जाएगा? उसने कहा हाँ जी बलोचिस्तान भी शामिल हो जाएगा। तो एक और ने पूछा तो वो अखंड भारत में अफगानिस्तान भी आ जाएगा? उसने कहा जी उनसे भी बात हो जाएगी। तो अब हम इंडिया के साथ अगर अमन चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन और भी हमारे हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ भी जब हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं तो उनके बारे में भी हमें इसी तरह एफर्ट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक हों। अभी मेरे पास अफगानिस्तान से कुछ दोस्तों ने एक वीडियो भेजी है मुझे, और उसमें वो ऐलान कर रहे हैं 200 बंदे हैं, वो बैठे हुए हैं 200 बंदे पश्तों में, हाथों में उन्होंने बंदूकें पकड़ी हुई हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है, अनाउंस कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो ये जो स्पिन बोल्डिक से ताल्लुक रखने वाले अफगान हैं ये पाकिस्तान के शाना बशाना हिंदुस्तान से लड़ेंगे। अब चले इसको भी आप कह देंगे ये वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, लेकिन ये मैंने बात इसलिए किया कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी मजबूत लॉबी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड लॉबी, जो कहती है जी कि अफगानिस्तान जो है ना जी वो बड़े आसान फरामोश लोग हैं, अफगानिस्तान जो है इसको सबक सिखाने की जरूरत है। ठीक है जी, तो आपको अगर इंडिया के साथ भी अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो करें, जरूर करें। अफगानिस्तान के साथ दोस्ती में भी तो बात होनी चाहिए ना। अब तो वो कह रहे हैं जी हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, और जो कल रात को इंडियन मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसमें वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। तो हमें एंगेज करना चाहिए इस इशू पे। ठीक है कि अमन की बात होनी चाहिए, लेकिन अब अखंड भारत का नजरिया आ गया ना, कल रात को भी आ गया उनके चैनल्स पे, उनकी पार्लियामेंट में उसका नक्शा भी लगा दिया है। तो अखंड भारत को इशू बना के तो आप अफगानिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश इनको अपने इत्तेहादी नहीं बना सकते। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दे, लेकिन आप उनको ये तो बता सकते हैं ना कि भाई ये जो अखंड भारत का नजरिया है ये दरअसल इस पूरे खित्ते को एक एटमी जंग की तरफ धकेल सकता है। तो ये जो सऊदी वजीर खारजा साहब पाकिस्तान आए हुए हैं उनको ये बताने की जरूरत है। मैंने बात इसलिए की है कि 3-4 साल पहले नेशनल डिफेंस कॉलेज इस्लामाबाद में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है उन्होंने हमें सामने बिठा के ये कहा था कि मैं तो इंडिया के साथ दोस्ती चाहता हूं और मेरी तो एफर्ट बड़ी कामयाब हो जाती है, लेकिन ये तुम लोग जो है ना, तुम लोग हमें इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करने देते। तो वहां पे इंडिया में भी करण थापड़ जैसे लोगों को ये कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान के एजेंट हो। यहाँ पे हम अगर ये कह दें कि जी इंडिया के साथ दोस्ती जरूर करें, लेकिन कुछ पाकिस्तान के जो और मामलात हैं, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ जो वहां पे साजिशें होती हैं उसका भी ख्याल करें, क्योंकि कश्मीर का भी ख्याल कर लें। तो अब मसला क्या है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में कभी तो स्टेट जो है वो इंडिया के साथ दोस्ती के चक्कर में पाकिस्तानियों को, हम जैसे लोगों को गद्दार करार देती है, और कभी जो है वो इंडिया के साथ नफरत के चक्कर में पाकिस्तानियों को गद्दार करार देती है। इसलिए शहजाद इकबाल साहब की बात जो है ना उसमें काफी वजन है। अच्छा, शाजिद भी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, एक बात मैं कर दूं। देखिए ये दो अलग अलग इश्यूज हैं कि वहां पे जो अमन की वॉइसेज है जो चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात हो उनको एम्पलीफाई करना, इसमें तो मैं हक में हूं। हम हर साल जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, विक्रांत गुप्ता उनकी पूरी टीम होती है, बड़े अच्छे माहौल में हम बात करते हैं, क्रिकेट पे बात होती है, हम कोशिश करते हैं उनकी जो अच्छी वॉइसेज है उनको लें अपने शोज पे। बहुत कम आते हैं वो एक अलग बात है, वहां प्रेशर है। लेकिन एक चीज है वहां के माशरे को एनालाइज करना। तो मैंने कहीं ये नहीं कहा है कि उनके जो प्रो पीस वॉइसेज है उनको आप एम्पलीफाई ना करें, लेकिन जब आप उनके माशरे का एनालिसिस करते हैं, उनकी लीडरशिप का, और जो भी आपके पास एक एविडेंस मौजूद होता है जो हमने बताया इलेक्शन और फलाना टीवी वगैरह, उसको देख के एनालाइज करना और अपनी एक राय कायम करना वो अलग चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं वहां पे हर कोई दुश्मन है और हम दुश्मनी को प्रमोट करेंगे। यहाँ
वहां कोई प्रमोट नहीं कर रहा। मैं पिछले 4 दिनों से एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप पिछली जो भी 2-3 दिहाइयों की लीडरशिप है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेकर इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमारे इवन मुशर्रफ, वो भी हाथ मिलाने चले गए थे वाजपेयी से जब उनको पता चला कि नहीं, आर्मी चीफ के तौर पे जब हम देखते हैं इंडिया को तो एक अलग मुल्क नजर आता है, लेकिन जब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया हूं या प्रेसिडेंट बन गया हूं तो मैं इंडिया के ताल्लुकात को एक अलग नजर से देख रहा हूं। तो हमारे तो आर्मी चीफ, इवन बाजवा साहब, 370 आर्टिकल जब खत्म किया गया तो भी वो चाहते थे कि भारत से अमन की बात हो। तो मैं तो बताता रहूं कि हमारे यहाँ तो ये एक सोसाइटी है, लेकिन वहां अनफॉर्चुनेटली हमें वो नहीं नजर आता। और ये कहना मेरे ख्याल से दुरुस्त है हर माशरे में कि लीडरशिप जो होती है वो ट्रांसफॉर्म करती है अपनी क्यादत को, वो रोल प्ले करती है इसमें अपने 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 यही बात शाहजेब आपकी तरफ आएंगे। जी मेरा ख्याल है आप यही सवाल कि एक तो जो डिस्कशन चल रही है और दूसरा जी मुबशिर की बात हो रही है एम्पलीफाई करने की। देखें, हमने बता दें अपने नाज़रीन को कि बहुत सारे जो रीजनेबल वॉइसेस हैं वहां हमने उनको प्रोग्राम में दावत दी है मुसलसल अपने प्रोग्राम में आने के लिए। शहजाद ने भी दी है, आमिर मीर साहब ने भी दी है, आप लोगों ने न्यूज में भी दी है, मगर हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मैसेजेस मौजूद हैं लोगों के जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा अगर हम पाकिस्तानी मीडिया पर आके बात करेंगे, हमें तो इंडिया में बात करना मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा रीजनेबल वॉइसेस को हमने इन्वाइट करने की कोशिश की और जो एक आध आया उसके बाद 7 PM की का जो प्रोग्राम है हमारा रिपोर्ट कार्ड उसमें भी आया, तो उसके बाद आप देखिए कि उनके लिए कितना मुश्किल हुआ है बाद में ज्वाइन करना, और वो नहीं तैयार हो रहे थे। कुछ ने कमिट किया और पीछे हट गए कि नहीं जी हमें नहीं लगता कि हम आएंगे तो हमारे लिए सेफ होगा उसके बाद आना। तो ये हालात इस वक्त वहां पर हैं। एंगेजमेंट की भरपूर कोशिश की गई, जो इनको हम रीजनेबल माजी में कभी समझते थे। अब रादीप सरदेसाई साहब हैं, वो बरखत साहिबा पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने फेक न्यूज फैलाई। जाहिर उन्होंने फैलाई बरखत ने कल कि अपने यूट्यूब पर और ट्विटर पर कि पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया, मगर रादीप सरदेसाई साहब खुद क्या कर रहे थे? खुद भी अपने चैनल पर यही कर रहे थे कि पाकिस्तान का पायलट, पाकिस्तान के फाइटर जेट मार दिए और कबूल कर लिया पाकिस्तान की मिलिट्री ने कि हमारे जहाज मार गिराए हैं भारत ने। तो आप खुद भी फेक न्यूज फैला रहे थे और आपको फिर फेक न्यूज पर प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो इस वक्त मसला वहां पर है। और जब मैं एज अ सोसाइटी कहता हूं कि हमने कम से कम इंप्रूव किया, वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, आमिर साहब ठीक कह रहे हैं, हमें दूसरी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, चाहे हमारे जो दीगर नेबर्स हैं, चाहे वो अफगान शहरी हैं उनके हवाले से हो, या फिर पाकिस्तान में मजीद जो फॉल्ट लाइन्स पैदा हो गई हैं कि हम एक अलग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है कि किसी पर इल्जाम लगाओ और उसके खिलाफ एक जत्था बना के उसे मारने पहुंच जाओ, या फिर मिनॉरिटीज के खिलाफ जो हो रहा है उस पर हमें अलग एक्शन लेने की जरूरत है। बट इस पूरी की पूरी एपिसोड में हमें नजर आता है कि हमने एज अ सोसाइटी मेच्योरिटी दिखाई है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट, या फिर वहां के जो सोशल मीडिया पर हो रहा है। बिल्कुल, इस मामले में अगर कंपेयर किया जाए तो हमने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। रीमा, इन डायनामिक्स पर आप कुछ मजीद बोलना चाह रही हैं? जी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती कि पाकिस्तान में एंटी भारत सेंटिमेंट जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आम बात है, जो हुकूमत में जमात होती है वो दूसरे को कहती है ये जो है ये मोदी के यार हैं। PTI जो है वो नून लीग के बारे में ही कहती है, अभी भी यही बात चल रही है कि ये मोदी के यार हैं। और मुझे याद है जब कुलभूषण जाधव का पूरा मामला था तो PTI के खिलाफ ये पूरा बयानिया बनाया गया कि क्योंकि अपील का हक दे रहे हैं कुलभूषण जाधव को तो वो मोदी के यार हैं। तो बहुत ज्यादा एक ये चीज पाकिस्तान में भी पाई जाती है कि आपने किसी को अगर डिस्क्रेडिट करना है आप उन्हें कह दें ये मोदी के यार हैं, या आप कह दें कि ये इंडिया के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम ये नहीं करते। अब कंपैरिजन में मैं नहीं पढ़ना चाहती, बट मेरा ख्याल है ये यहाँ पे समथिंग जो मुझे पर्टिकुलरली बहुत अपसेटिंग लगती है बात कि फंड्स ले रहे हैं, अभी भी इस तरह के बयानबाजी जो है वो चल रही है। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान में इंडिया के लिए बेहतर सेंटिमेंट्स है, आई वुडंट गो दैट फार। पाकिस्तान की रिपोर्टिंग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रही है, ऑफ कोर्स इस पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। उस तरह की वॉर मॉन्गरिंग नहीं हुई जितनी भारत में हुई, बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन क्या पाकिस्तान में अब भारत के लिए बेहतर सेंट, हमारा रवैया भारत की तरफ बेहतर हुआ है? आई डोंट नो, इसका एविडेंस मैंने नहीं देखा। अच्छा मीर साहब, आपके सामने एक सवाल रखना चाहेंगे। जो डिस्कशन चल रही है और आपने जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी की, अर्नब गोस्वामी पहले ऐसे थे, अब ये क्या वहां एक तो सेम वॉइसेस हैं जो आवाजें अंदर से उठ रही हैं भारत में, जो वहां के जर्नलिस्ट्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए जब से बीजेपी हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, उनके मोदी के माइंडसेट पर ढलना पड़ रहा है और सर्वाइवल के लिए ऐसा ही है? देखिए, मेरी जरा राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं समझता हूं कि बीजेपी में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों की एक ही सोच है। दोनों हमेशा इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हाँ,
अलबत्ता कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको कि अब आप रीजनल पार्टीज कह सकते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो कि मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जिसकी काफी सपोर्ट बेस है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी है। कुछ पार्टियां हैं जो पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इसके अलावा भी कुछ उनके इंटेलेक्चुअल्स में कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी की का जो अंदाज़े सियासत है, जो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं, ये इनको नहीं खेलना चाहिए। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो पहले लोग बहुत लाउडली बोलते थे, अब वो चुप करना शुरू हो गए। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं जी कि हमारी सोसाइटी में जो है प्रेशर बहुत बढ़ गया है, पाकिस्तान के हक में बात करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान को गाली दे, पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाएं, पाकिस्तान के खिलाफ कॉलम लिखें, पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करें तो आपको बहुत पजीराई मिलती है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से दोस्ती की बात करेंगे तो उसको ज्यादा पजीराई नहीं मिलती। तो पाकिस्तान वहां बिकता है। पाकिस्तान एक कमोडिटी है, लेकिन उसको वो एक नफरत की कमोडिटी बना के उसकी बैशिंग करके पाकिस्तान कहते हैं जी कि इसको बेचना है, हमने पाकिस्तान को सौदा है बेचना है, लेकिन नेगेटिव तरीके से बेचना है। तो ये है एक तरीका। और इसमें मिसाल मैं देता हूं फिर कि करण थापड़ साहब जो है थोड़े दिन पहले उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, ये इसी वायर पे चला वो इंटरव्यू। तो उसमें वो पूछ रहे थे मेरे से कि जी इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है और क्या होगा। तो जनाब पूरा पाकिस्तान में जो कुछ रियासती इदारों के जो परवरदा लोग हैं उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बनाया और मुझे जनाब इंडियन एजेंट डिक्लेयर कर दिया कि देखो जी ये करण थापड़ को इंटरव्यू देता है, ये तो इंडियन एजेंट है, और करण थापड़ को कहते हैं इंडिया में कि ये पाकिस्तान का एजेंट है। तो देखें ये इस तरह जो है ना दोनों तरफ ये सोच मौजूद है। लेकिन जब मैं दोबारा जो है ना ये जिक्र करना मुनासिब समझता हूं कि 3-4 साल पहले जब पाकिस्तान की स्टेट की ये पॉलिसी थी कि हर कीमत पे हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है, और उस वक्त जब कुछ लोगों ने उस वक्त के ताकतवर तरीन आदमी के सामने ये बात की थी कि आप दोस्ती जरूर करें इंडिया के साथ, लेकिन ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 257 है इसको किधर लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम लोग जो वो हमें इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करना देते। तो ये पाकिस्तान में हमें ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बंदा बदलता है, साथ ही स्टेट की पॉलिसी बदल जाती है। तो जो आज पॉलिसी चल रही है मुझे नहीं यकीन कि 2 साल बाद 3 साल बाद ये पॉलिसी होगी। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी सैयद अली गिलानी साहब को जो एक बहुत रिस्पेक्टेबल कश्मीरी रहनुमा थे उनको पागल बुड्ढा करार दिया। किसने कहा? परवेज मुशर्रफ ने पागल बुड्ढा करार दिया। और उसके बाद 3-4 साल पहले जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उन्होंने भी अली गिलानी साहब के बारे में ऐसी ही बात की। तो ये एक पाकिस्तान में एक लॉबी बड़ी मजबूत है, इसराइल के साथ भी दोस्ती करना चाहती है हर कीमत पे, इंडिया के साथ भी दोस्ती करना चाहती है हर कीमत पे, और जो उनके सामने सवाल कर दे वो गद्दार बन जाता है, कभी गद्दार बन जाता है, कभी मुहिब्बे वतन बन जाता है। तो इसलिए इंडिया को छोड़ दें कि इंडिया में कितनी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है, नहीं है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी और इंडिया पॉलिसी होनी चाहिए वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बननी चाहिए, आर्टिकल 257 के मुताबिक बननी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके ये जो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की लोग बात करते हैं ना, तो वो मुझे बताएं फिर आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की अगर बात करते हो तो आर्टिकल 257 को किधर लेके जाओगे? उन्होंने तो 370 को सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया। तो आप क्या करेंगे? 257 ये जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज आ रहे हैं ना पाकिस्तान की हुकूमत से बात कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन अगर आपने करना है तो फिर 257 को खत्म करना होगा। हम इस मामले के हल की ही बात कर रहे हैं, तो बेनजीर आपकी तरफ आएंगे। अब मुख्तलिफ ममालिक के किरदार की बात करें जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला हल हों, दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें, लेकिन किरदार बड़ा महदूद नजर आता है। आपने अब से कुछ देर पहले अमरीकी नायब सदर के बयान का भी हवाला दिया, फिर माइकल कुगलमैन का कहना है कि अगर कुछ ममालिक आगे आते भी हैं, सालिसी का किरदार अदा करते हैं, तो वो किरदार बड़ा महदूद होगा। एक तो ऐसा क्यों है इस दफा, दूसरा ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस नहज तक मामला पहुंच चुके हैं, अब आगे बात अगर हमने हल की तरफ जाना है तो आपको लगता है कुछ भी नहीं होगा जब तक सिंध तास मुआहिदा जो है वो बहाल नहीं होता? देखिए, दूसरे ममालिक से जो एफर्ट्स हैं वो तो चलें, बैक चैनल चलती रहेंगी, बट मेरे ख्याल से, और ये मेरी रीडिंग है, कि पहले अभी भी नरेंद्र मोदी के लिए एक एग्जाम्पल या एक मिसाल मौजूद है डी एस्केलेशन
के लिए, और वो ये है कि एक तो जैसे पुलवामा और बालाकोट के बाद हमने देखा कि दूसरा राउंड ऑफ टिट फॉर टैट नहीं हुआ। उसके बाद 2020 की भी एक मिसाल हमारे पास मौजूद है कि जब इंडिया और चाइना के साथ बॉर्डर पे जब डिस्प्यूट हुआ उस वक्त भारत का बहुत सीरियस किस्म का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी मीडिया, क्योंकि हम मीडिया की बात कर रहे हैं, अपनी मीडिया को इस्तेमाल करके उसको एक जीत के तौर पे दिखाया और मामले को डी एस्केलेट कर लिया। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए, हमने कोई मीडिया की जंग तो नहीं जीतनी, कि जितना भी हो सके इस मामले को डी एस्केलेट करने की कोशिश होनी चाहिए। सबसे पहले इन दोनों ममालिक के दरमियान हमारी तरफ से तो इस किस्म की आवाजें आ भी रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगी जरा कन्फ्लिक्टिंग है हमारे भी जो बयानात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर वो एस्केलेट नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो स्टेटमेंट आती है उस पर वो कहते हैं कि हम जवाब देंगे इंडिया को। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त हमारी क्या पॉलिसी है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जंग जो है, अभी इंडियन मीडिया की बात हो रही थी, सहाफत क्या, वो तो मेरे ख्याल से अपनी इंसानियत ही भूल गए हैं कि बिल्कुल जैसे कि जंग कोई मजाक होता है। तो जितना भी हो सके इस वक्त, ठीक है अमेरिका का इस वक्त किरदार नहीं है ज्यादा, गल्फ कंट्रीज जो है वो चाइना की तरफ से भी कुछ इंटरवेंशन हो सकती है, लेकिन इन दोनों ममालिक के बीच में कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट करने की जरूरत है। इस वक्त रूल्स ऑफ द गेम जो है बिल्कुल खत्म हुए हुए हैं। शाहजेब, आप पर आएंगे। राफेल गिर जाने के बाद और ड्रोन गिर जाने के बाद अब गुज़श्ता रात जो हमने भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग देखी, बात वहां तक आ गई है, तो आपको लगता है कि सरहद पर मामलात इजी हो जाएंगे और बात सिर्फ लफ्जी गोलाबारी पर आ जाएगी, या अभी भी कोई मिस एडवेंचर एक्सपेक्ट किया जाए भारत? देखिए, उसके बाद हुआ ना कि पाकिस्तान ने मजीद उनके ड्रोन्स मार गिराए हैं। तो कल 29 थे, आज मजीद 48 ड्रोन्स, यानी कि पूरी रात फिर दरअंदाजी की उनकी तरफ से कोशिश की गई है। इसका मतलब है कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए और इस खबर को अपने मीडिया से गायब रखने के लिए कि हमने उनके तैयारे मार गिराए हैं, वो मुसलसल कोई ना कोई एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान कह तो रहा है कि हम जवाब देंगे, मगर पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ड्रोन्स आए हैं तो मार गिराए हैं। अगर भारत ने ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने कल की थी दरअंदाजी, तो पाकिस्तान ने मुसलसल कहा कि आप सबूत दे दें। अब कल जो रात को ड्रोन अगर आए थे तो अब तक तो इंडियन मीडिया को दिखा देने चाहिए थे कि ये पाकिस्तान के ड्रोन हैं। वो तो पायलट तक पहुंचे, जहाज गिराने तक पहुंचे, कम से कम ड्रोन दिखा दें। क्योंकि कल हुआ ये कि आपने जो इसराइल की फुटेज है कि उनका जो आयरन डोम है वो जिस तरीके से मिसाइलों को रोकता है, वो इंडियन मीडिया पे दिखाई जा रही थी कि पाकिस्तान से मिसाइल आ रहे हैं और हम उन मिसाइलों को रोक रहे हैं। जब झूठ इस इंतहा को पहुंचा हुआ था और फिर तो वो आपस में इतना मुकाबला हो गया कि कौन सा चैनल कौन सा शहर ले रहा है पाकिस्तान का। नाउ द प्रॉब्लम इज के यहां से अब जबकि कम से कम यहां ये हमें डिबेट नजर आ रही है इंडियन मीडिया के ऊपर, एक दो चैनल्स ने अपोलोजाइज भी किया है कल के लिए कि हमने गलत रिपोर्टिंग की, उस पर अपोलोजाइज हुआ है, मगर हुकूमत उनके खिलाफ अभी भी कुछ नहीं करती नजर आ रही है। हमने शुरू में भी डिस्कस किया, जो फैक्ट चेक कर रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उन्हीं पर हुकूमत पाबंदी लगाती नजर आ रही है। मगर मैं अभी भी कहूंगा कि मौका है, अमन का मौका है। पाकिस्तान को अगर दुनिया अप्रिशिएट कर रही है इस बात पर कि पाकिस्तान ने एस्केलेट नहीं किया, तो पाकिस्तान इस वक्त, मैं दोबारा कह रहा हूं, हम वन अप हैं, हमने उनके तैयारे गिराए हैं, हमने उनको एम्बेरस किया है। दुनिया में हेडलाइन ये लग रही है कि इंडिया ने एग्रेशन दिखाया, पाकिस्तान में सिविलियन मारे और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करके जहाज गिराए जो पहले नहीं गिरे थे। हमें अग्रेसर नहीं बनना चाहिए, हमें ये हेडलाइन नहीं देनी चाहिए या रीजन नहीं देना चाहिए, वजीर आजम मोदी के ट्रैप में नहीं आना चाहिए जिसमें वो हमें अग्रेसर दिखाना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया में एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं जो नहीं बना पा रहे हैं। शहजाद, बहुत वक्त की कमी है, आप क्विकली अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, एक तो ये कि मैंने कल भी कहा था कि अब जो झूठी खबरें चलना शुरू हुई हैं, क्योंकि 2 दिन अटैक तो किया ना इंडिया ने, हमारे मुख्तलिफ शहरों में किया, ड्रोन्स भेजे, तो उस वक्त वो एक हकीकत थी, हमने भी बताया। लेकिन कल उनके जो मीडिया कवरेज थी उससे जाहिर हो रहा था कि शायद अब वो कुछ ट्रॉफीज दिखाना चाहते हैं, अपनी जीत दिखाना चाहते हैं अवाम को, और इसके बाद ये मामला शायद डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा। और वो बता रहे थे, जो चाहते हैं बेसिकली वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने हमारे तैयारे गिराए तो हम भी ये दिखाएं कि हमने उनका J-10C गिरा दिया, JF-17 गिरा दिया, F-16 गिरा दिया, उनका पायलट कैप्चर कर लिया। तो 2019 और 2025 में जो उनकी एयरफोर्स ने साख हुई है उसको शायद वो बहाल करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस CNN का था, स्टोरी, मैं इसको कोट करना चाहूंगा क्योंकि उसमें लिखा है कि ये जो रिसेंट टाइम्स की जो है वो सबसे बड़ी डॉग फाइट थी, क्योंकि 125 तैयारे जो है वो दोनों तरफ उड़ रहे थे, किसी तैयारे ने एक दूसरे के एयर स्पेस को क्रॉस नहीं किया। और जो डॉग फाइट थी, आमतौर पे तो डॉग फाइट हम ये समझते हैं ना कि जो प्लेन्स हैं वो बहुत क्लोजली एक दूसरे से बैटल कर रहे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि जो जहाज टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है, तो ये जो डॉग फाइट होती है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज होती है, जहां पे आप 100 मील से ज्यादा
का फासले पे एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं, उनको लॉक करके। तो इसी का जिक्र किया है CNN ने कि उस वक्त उस दिन मतलब 7 और 8 की शब को 1 घंटे तक 125 तैयारे जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास अपनी अपनी रेंज पे थे, अपने अपने हुदूद में थे। पाकिस्तान बेसिकली जिम्मेदार किरदार अदा करता है। एक जुमला, जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके जहाज गिराए वो बहुत कामयाबी है, लेकिन वहां पे 80-90 इंडियन जहाज थे और उसमें पाकिस्तान का कोई जहाज ना गिरना, ये भी बड़ी मेरे ख्याल से कामयाबी है कि वो सेफली वापस आए हैं एयर बेसिस पर। और पाकिस्तान का किरदार बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा है। अमन का मौका अब भी है, लेकिन अब विल भारत को दिखानी होगी। इस खुसूसी नशियात में हमारे साथ मौजूद है हमारे तजिया खानजादा साहब, शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा, हामिद मीर साहब और बेनजीर शाह साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया। वॉर रूम से आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। 7 बजे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप जियो न्यूज के साथ रहिए।